हाय फ्रेंड्स, सुभाष आईएएस में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, आज का टॉपिक भी है, क्या स्वतंत्रता लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन के कारण मिली। इसी पे आज चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति एवं लॉर्ड रिपन की प्रगतिशील नीति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायक रही है। इसी पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह फोटो आप लॉर्ड लिटन की है। इनके करतूतों पे आज चर्चा करते हुए देखेंगे कि इनके जो ऐसे क्या क्या कदम उठाए हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहयोग करी है, वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा की मैक्सिमम उम्र जो है, प्रवेश करने की मैक्सिमम उम्र को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया गया। यह क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड लिटन। और कितना किया गया? तो 19 वर्ष। दोस्तों, इस कदम का विरोध इंडियन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। यह भी एक क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा उम्र सीमा, सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इसका किस संगठन के द्वारा विरोध किया गया? तो उसका उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यह भी एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब दोस्तों आगे देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसा कौन सा सिविल सेवा का अधिकारी था, आईसीएस का अधिकारी था, जिसे सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो आप देखेंगे उसका भी उत्तर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हैं। चलिए दोस्तों, इसका दूसरा देखते हैं कदम क्या था। इसका दूसरा कदम था आयात शुल्क। ब्रिटिश निर्मित जितने भी कपड़े थे उसके आयात पे आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इससे भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ब्रिटिश उद्योग जो है वह मशीन से बनी है और भारतीय जो कपड़े के मिल्स हैं वो क्या है, अभी लघु है या फिर कुटीर उद्योग के रूप में संचालित है। अब मिल के कपड़ों से भारतीय उद्योग क्या है, कंपटीशन नहीं कर पाते हैं और इनका उद्योग समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। इससे भारत में विऔद्योगीकरण शुरू हो जाएगा और विऔद्योगीकरण होगा, जितने भी बुनकर होंगे वो सब दयनीय हालत में चले जाएंगे, भारत की बुरी स्थिति होती है। चलिए दोस्तों, इसका तीसरा कदम पढ़ते हैं, द्वितीय अफगान युद्ध। पहला ही इसका जो क्वेश्चन है, द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 से 1880 किस वायसराय के समय में हुआ था? तो वहाँ आपको बताना होगा लॉर्ड लिटन के समय में। और इससे भारतीयों पर क्या असर पड़ता है, जो स्वतंत्रता संग्राम, जो मेन टॉपिक से रिलेशन है इसका, तो यह है कि भारतीय खर्च पे यह युद्ध लड़ा गया था, जबकि इससे भारतीयों को फायदा नहीं होना था, इससे फायदा ब्रिटेन को हो रहा था। तो भारत के जो आर्थिक चिंतक है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने आलोचना करी और एक सिद्धांत पहले ही ये दे चुके थे कि धन की निकासी का सिद्धांत। वहीं पे इसको भी आप देखेंगे, ये धन की निकासी है भारत के लिए। तो इससे भी भारतीयों में रोष उत्पन्न होता है। इसका चौथा कदम आप देखें, आर्म्स एक्ट 1878। तो आर्म्स एक्ट कब आया? तो 1878 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में आया? तो लॉर्ड लिटन के समय में। और इस पे क्या था कि भारतीयों के हथियार रखने पे प्रतिबंध था। हथियार रखने में पूर्णतः प्रतिबंध नहीं था, भारतीय हथियार रख सकते थे बशर्ते कि उनके पास लाइसेंस होनी चाहिए थी, और लाइसेंस बड़ी मुश्किल से भारतीयों को मिलती थी। इसका विरोध किया गया। तो जितने मध्य वर्ग थे ये इसका आलोचना करते हैं। चलिए दोस्तों, जो मेन इसका सबसे जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसमें क्या होता है, देसी भाषाओं में जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उस पर रातों रात रोक लग गई, बंद कर दी गई। अब इसका क्वेश्चन ये बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत वह प्रथम समाचार पत्र जिसे बंद कर दिया गया, तो उसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सोम प्रकाश। अब आप आगे देखेंगे, इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा समाचार पत्र है जिसने
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? तो वो है पायनियर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे होता है दोस्त कि वह कौन सा समाचार पत्र है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आते ही रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में बदल गया? उसका उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। अब आएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उसका संपादक का नाम है शिशिर कुमार घोष। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इतना ही है। एक और है कदम लॉर्ड लिटन का प्रतिक्रियावादी नीति के तहत जो उसने उठाया है, वो आप देखेंगे कि वो क्या करता है। आप देखिए, वह दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। दिल्ली दरबार क्या है यहाँ पे आप देखिए, यह दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। तो दिल्ली दरबार में आप देखेंगे कि भीषण अकाल के समय, उस समय 1877 में भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। अकाल के लिए कदम उठाना चाहिए तो कदम ना उठाकर उसकी जगह क्या कर रहा है, दिल्ली में एक भव्य आयोजन कर रहा है जहाँ पे महारानी विक्टोरिया को बुलाया जाता है और उसे केसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है। ये केसर-ए-हिंद की उपाधि भारतीय एक महात्मा गांधी भी हैं जिनको ये उपाधि मिली थी और जिसको उन्होंने जलियांवाला बाग के कांड के बाद रिटर्न कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आपके कि किसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो वो आपको लॉर्ड लिटन बताना है। और दूसरा क्वेश्चन बनेंगे कि किसको केसर-ए-हिंद की उपाधि या महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो यहाँ पे केसर-ए-हिंद की उपाधि आएगी। तो दोस्तों ये लॉर्ड लिटन का प्रतिक्रियावादी नीति हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन को। ये फोटो आप लॉर्ड कर्जन की देख रहे हैं जिसने बंगाल का विभाजन कराया और कैसे स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नींव पड़ता है भारत में, उसके बारे में देखेंगे। ये इसके 2 कदम है जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को उग्र करता है, उग्र राष्ट्रवाद में बदलता है, वहीं पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान करता है। ये लॉर्ड लिटन जहां 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा, वहीं पर लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा। इसके द्वारा जो उठाए गए थे 2 कदम हैं, आप देखें विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग के जो बना है 1904 में, विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी आपको पूछेगा एग्जाम में, तो वो भी 1904 आपको बताना है। और विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में बनाया था, तो वहां आपको उत्तर देना होगा टॉमस रैले। या पूछेगा टॉमस रैले आयोग किससे संबंधित है, तो विभिन्न आयोगों का जो विभिन्न टॉपिक रहेगा उसमें दिया रहेगा। अकाल से संबंध था, विश्वविद्यालय से संबंध में था, तो आपको बताना है विश्वविद्यालय। यहाँ पे है विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया। लॉर्ड कर्जन को लगता था कि जहाँ विश्वविद्यालय की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि भारतीय विद्रोही भावना से युक्त हो रहे हैं, अतः विश्वविद्यालय में की स्वतंत्रता पर रोक लगाएं। अब आप अगला कदम इसका देखेंगे आप कि बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन ये कर बहुत बड़ा गलती करता है और आप देखेंगे बंगाल विभाजन होना और भारत का बाद में विभाजन होना कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। आगे के टॉपिकों में पढ़ते रहेंगे हम लोग, पीछे भी मैंने वीडियो बनाया है उसको भी आप देखें। तो बंगाल विभाजन 1905 में करता है और उसके बाद यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन को दूसरी भाषा में हम लोग बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि बंग भंग आंदोलन क्या था, तो आपको बताना है ये। तो इससे क्या है, भारत का राष्ट्रवाद की भावना होती है वो आहत हो जाती है और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यह लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया है, लॉर्ड रिपन भारतीय के लिए अच्छे शुभचिंतक हैं। ये अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि भारतीयों का शोषण हम नहीं कर रहे हैं, भारतीयों की भलाई कर रहे हैं। लॉर्ड रिपन ने भारतीय में पंचायती राज व्यवस्था जो आज हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वशासन की नींव जो है इसी ने डाली थी। अब आप देखें इसके बारे में कि इसने क्या क्या करा है, तो आप देखेंगे इसके 2 कदम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक ही है जो प्रगतिशील नीति होते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करती हैं। इसका पहला है, देखिए इसने क्या क्या करा है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जैसे भारतीयों को लगे कि
ये अपना ही है। दूसरा कदम है इसका फैक्ट्री एक्ट 1881। यह एक्ट लाकर यह भारतीयों को शो कर रहा है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे हमने प्रतिबंध लगा दिया। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये सब लाने के पीछे उद्देश्य क्या है उसका? इसका उद्देश्य है कि भारतीय बस गुलाम बने रहें, वो विद्रोह की तरफ ना जाएं, इनको संतुष्ट कर कर के जैसे भी होता है लॉलीपॉप दे दे कर इनको विद्रोह से बचाना है, विद्रोह करने से बचाना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इससे संबंधित एक विवाद है, अल्बर्ट बिल विवाद। ये 1883 में आया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि अल्बर्ट बिल कब आया था? तो 1883 में किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। और अब आप देखेंगे कि श्वेत विद्रोह ये क्या है, अल्बर्ट बिल, इस पे चर्चा करेंगे। अल्बर्ट बिल का यह है कि यूरोपीय की मुकदमा की सुनवाई पहले जो है, इस बिल के पहले भारतीय नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश की नस्लवादी नीति है, वहीं पे यह बिल आने के बाद यूरोपीय की मुकदमा की सुनवाई भारतीय कर सकते थे। अतः इसका जो है पूरे ब्रिटिश के द्वारा, यूरोपीय के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। श्वेत विद्रोह से दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली क्या स्पष्ट हो गई दोस्तों? कि ब्रिटिश अभी भी नस्लवादी नीति पे चल रहा है। जो भारतीय जो राजनेता है वो सोच रहे थे जो कि भीख मांगने से या संवैधानिक रास्ते पे चलने से भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगा, उदारवादी नेता, उनको झटका लगता है। उनको पता लग गया कि अभी भी नस्लवादी नीति पे चल रहे हैं। और दूसरा कि संगठित होकर काम करने से, संगठित होकर विरोध करने से अपनी मांगें मंगाई जा सकती है। तो हम आज़ादी की मांग करेंगे तो आज़ादी हमें भी मिल सकती है। इस तरीके से दोस्तों हम देखेंगे कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन दोनों की प्रतिक्रियावादी नीति कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कर रहा है। और दूसरा हमने देखा कि लॉर्ड रिपन की प्रगतिशील नीति होते हुए भी कैसे भारतीयों का शोषण कर रहा है। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बस दोस्तों आज का टॉपिक यहाँ ही, अगले वीडियो में